गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 10 का व्याकरण का तीसरा चैप्टर पद परिचय लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर से आपको 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पद सबसे पहले हम जानेंगे कि पद क्या होता है, पद किसे कहते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहा होगा यही कि पद किसे कहते हैं, राइट। पहला जो भाषा की शुरुआत होती है वो क्या होता है, सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को कहते हैं वर्ड, और वर्डों के सार्थक समूह को कैसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द ही जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं, शब्द ही जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। अर्थात शब्दों का वाक्यों में प्रयोग पद कहलाता है। जो शब्द वाक्य में प्रयोग कर दिए जाते हैं उन्हें पद कहते हैं। और वाक्यों में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय, वाक्यों में प्रयोग पदों का व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। शब्द जैसे भारत, ये क्या बना, शब्द बना। किससे बना, भ प्लस आ प्लस र प्लस त से बना भारत। वर्णों के समूह से, सार्थक समूह से ये बना शब्द। लेकिन जब तक शब्द रहता है, जब तक शब्द रहता है तो शब्द क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। शब्द क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इनको आप किसी भी लिंग वचन काल कारक में बैठा सकते हैं। किसी भी लिंग वचन काल कारक, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कुछ भी इसको बना सकते हैं आप, ये स्वतंत्र। अब भारत क्या है, देश का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है, या किसी जात का नाम है, क्या है, जैसा आप चाहेंगे वैसा इसको बना सकते हैं। ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि एक वचन है कि बहुवचन है, इंसान है कि जानवर है, आप कुछ भी इसको प्रयोग कर सकते हैं जब तक कि ये शब्द के रूप में है। लेकिन यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो यह शब्द पद कहलाता है और उसका एक निश्चित परिचय हो जाता है। उसका निश्चित क्या होता है, एक परिचय हो जाता है। आप बाहर हैं, सिविल ड्रेस में हैं, लड़के, क्या है, लड़के। अब आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्या है, कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। चाहे रेनबो में जाइए, पब्लिक में जाइए, कॉन्वेंट में जाइए, गुरुकुल में जाइए, गाजीपुर जाइए, बनारस जाइए, सैदपुर जाइए, कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जैसे ही आप एक ड्रेस में बंध जाते हैं, एक कोड में बंध जाते हैं, तो फिर क्या होता है, आप स्वतंत्र रह जाते हैं। सन पावर का जब यूनिफॉर्म पहन लेंगे तो क्या होगा, आपको सन पावर में ही आना पड़ेगा। अब वहां से आप दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं उस यूनिफॉर्म को पहन करके। ना तो आप रेलवे जा सकते हैं, ना पब्लिक जा सकते हैं, ना गुरुकुल जा सकते हैं, ना सैदपुर, ना गाजीपुर, कहीं नहीं। क्योंकि कहीं भी जाएंगे आपको कोई टोक देगा, भाई आप यहाँ कैसे, आप यहाँ कैसे। लेकिन इस ड्रेस में आप कहीं भी जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आप यहाँ कैसे। तो वो क्या होता है, आपका जो ड्रेस कोड होता है वो एक आपका परिचय हो जाता है, एक विशेष परिचय होता है। उसी प्रकार से जब हम शब्द को वाक्यों में प्रयोग कर देते हैं तो वह पद कहलाता है।
शब्दों का वाक्यों में प्रयोग होना ही पद कहलाता है और प्रत्येक पद का अपना एक निश्चित व्याकरणिक परिचय होता है जिसे पद परिचय कहते हैं। क्लियर है? डिफिनीशन नोट्स कर लेंगे आप, वीडियो देख करके आप लोग नोट्स बना लेंगे डिफिनीशन के। अब जैसे भारत, अब भारत ये स्वतंत्र है, क्या ये स्वतंत्र? भारत लड़की है कि भारत लड़का है, भारत गाय है कि भारत कुत्ता है, भारत देश है कि भारत विदेश है, ये स्वतंत्र है, जो भी आप चाहें। हमारी बेटी का नाम भारत है, हमारे बेटे का नाम भारत है, हमारे देश का नाम भारत है, हमारे कुत्ते का नाम भारत है। मतलब कुछ भी आप इसको बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, ये स्वतंत्र है, कहीं भी आप इसको फिट कर सकते हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब किसी को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, हमारे देश का नाम भारत है, हमारे देश का नाम भारत है। अब इसको हम क्या करेंगे भाई? अब न इसका लिंग बदलेगा, न इसका वचन बदलेगा, न इसका जात बदलेगा, न इसका पहचान बदलेगा। इनमें प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का अपना एक अलग अब परिचय होता है, अलग पहचान होता है। प्रत्येक शब्द, जितने भी शब्द हैं, सबका अपना अलग एक पहचान है और उसी पहचान को लिखना क्या कहलाता है? पद परिचय। उसकी पहचान को लिखना। लिखने के लिए जो पद होता है, शब्द कितने प्रकार के? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। रूप के आधार पर शब्द के जो दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्योंकि है तो ये शब्द ही है, तो ये शब्द ही ना, तो हम शब्द के आधार पर ही उनका परिचय देंगे जबकि वाक्य में प्रयोग हो गया है। अब ये जो शब्द था वो यहां आकर के क्या हो गया है, वही हमें बताना है। हमारे जो था या देश जो था या का जो था या नाम है जो ये भारत है, ये अब यहां पर आकर के क्या हो गया है वही हमें बताना है। इससे पहले तो ये शब्द था, लेकिन वाक्य में प्रयोग होने के बाद ही पता चलेगा कि वो विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 भेद होते हैं विकारी शब्द के और 4 भेद होते हैं अविकारी शब्द के। क्या है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि। विस्मयादि बोधक तो ये 4 भेद विकारी शब्द के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। 4 भेद अविकारी शब्द के क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले हमें इन शब्दों को यही बताना है कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या
क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है या विस्मयात्मक। जब हमको ये बात पता चल गया तो आपका पहले तो लिखने वाला आता था, पहले क्या आता था? लिखने वाला था। अब ऑप्शनल है। अब इसमें थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा, इसमें से आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आप कर देंगे, लेकिन पहले लिखने वाला था। यही नहीं डिसाइड कर पाते थे लोग कि ये संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है, क्या है, ये डिसाइड ही नहीं हो पाता था। तो जब ये डिसाइड हो जाए कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, ये संज्ञा है, तो अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो जब ये पहले डिसाइड हो गया कि संज्ञा है, सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है, फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसका भेद, उसका भेद। संज्ञा है तो कौन सा संज्ञा है, सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है, विशेषण है तो कौन सा विशेषण है, क्रिया है तो कौन सी क्रिया है, या फिर अविकारी शब्द है तो अविकारी शब्द में कौन सा विकारी शब्द। जब भेद पता चल गया तो फिर उसके बाद आता है लिंग, वचन, कारक। लिंग, वचन और कारक, यानी कि हमें बताना क्या है कि ये पहले संज्ञा है तो संज्ञा में क्या होगा? भेद, उपभेद, संज्ञा का उपभेद। फिर उसके बाद लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक, यानी इतना पॉइंट लिखेंगे तो आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा, कोई उसमें से काट नहीं सकता। संज्ञा का उपभेद, यानी कि वो जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है, वो लिखना है। फिर उसके बाद लिंग, उसका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वचन एक वचन है या बहुवचन है, तो वो आपका लिंग वचन कहां से पता चलता है? क्रिया के रूप से पता चलता है ना। लिंग और वचन क्रिया के रूप से पता चलता है कि वो एक वचन है या बहुवचन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। क्लियर है? तो संज्ञा का भी, उसी तरह सर्वनाम का भी, उसी तरह विशेषण का भी, ये तीन तो सेम उसी तरीके से होंगे। सर्वनाम का भी उपभेद, लिंग, वचन और कारक। उपभेद, लिंग, वचन और कारक। सेम विशेषण का भी उपभेद, लिंग, वचन। अब यहां कारक नहीं होगा, विशेषण में कारक नहीं होगा, क्या होगा? विशेष। क्या होगा? विशेष। विशेषण है तो विशेष से होगा ना उसका, किस शब्द का वो विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है। फिर उसके बाद क्रिया का भी, अब क्रिया में थोड़ा सा फर्क होता है, इसका भी उपभेद, लिंग, वचन और काल। लिंग, वचन, काल तथा कर्ता से संबंध। कर्ता से संबंध, यानी क्रिया है तो उसका कर्ता या क्रिया से संबंध होगा। इसका कौन सा कर्ता है, यहां भी होगा। कारक के आधार पर वो जो कारक है वह कारक का क्रिया से कौन सा संबंध है। भाई कर्ता कारक है तो क्रिया करने वाला हो जाएगा, कर्म कारक है तो क्या हो जाएगा? जिसके लिए कार्य किया गया है, जिसके लिए कार्य किया गया है। करण कारक है तो कार्य करने का साधन है, करण कारक है तो कार्य करने का साधन। तो मेन कर्ता का संबंध क्रिया से, क्रिया का संबंध कर्ता से ही हम
निकालते हैं। अगर कर्ता कारक है तो क्या लिखेंगे वो चलो बाद में बताएं। तो ये हो गया विकारी शब्द का पद परिचय। तो नहीं आ रहा, ये हो गया विकारी शब्द का पद परिचय। तो अब हम जैसे करेंगे अब जैसे हम करेंगे विकारी शब्द का पद परिचय आप लिख लीजिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द। और उसके बाद अविकारी, अविकारी शब्द उपभेद। अब यहां उपभेद, अविकारी का भेद, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयात्मक। अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं है आपको, यहां आपको लिंग वचन काल कारक नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि अविकारी वही होता है जिसमें कि लिंग वचन काल कारक का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां की लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे ही अविकारी शब्द कहते हैं, यानी कि लिंग वचन हमारा पता ही नहीं चल पाएगा, वो सबके लिए सेम रहेगा। स्त्रीलिंग के लिए भी वही, पुल्लिंग के लिए भी वही, एक वचन के लिए भी वही, बहुवचन के लिए भी वही, भूतकाल के लिए भी वही और वर्तमान काल के लिए भी वही। तो यहां पर सिर्फ आपको अविकारी शब्द जो होंगे उसको बस दो ही पार्ट बताना है। पहला लिख देंगे अविकारी शब्द, दूसरा उसका भेद। क्रिया विशेषण के जैसे कि चार भेद हो जाते हैं, क्रिया विशेषण के चार भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ये क्रिया विशेषण के चार भेद हो जाते हैं। फिर बाकी इन सबों को आप समुच्चय बोधक या संबंध बोधक, उसमें होता है एक विपरीत शब्दों को जोड़ने के लिए, एक अपने जात के शब्दों को जोड़ने के लिए। तो उन दोनों को भी नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाए। अविकारी शब्द में पहला बता देंगे कि अविकारी शब्द है, उसके बाद वो क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, बस इतना पर ही उसका काम खत्म होता है। उतना पे भी आपको एक नंबर मिल जाएगा। लेकिन विकारी शब्द में थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। सबसे पहले तो यही पता लगाना है कि यह शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है, तो सॉरी क्रिया। आज हम आपको इतना ही बता रहे हैं, कल अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे संज्ञा का भेद, सर्वनाम का भेद, विशेषण का भेद और क्रिया का भेद। ये आप लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन क्लास 8 तक ही पढ़े हुए हैं, उसके बाद 9th में कोई सामना नहीं पड़ा तो हमें लग रहा है कि सब भूल गया होगा। सब भूल गया होगा कि संज्ञा के भेद कौन है, तो संज्ञा का तो भेद पता हो गया, सर्वनाम का भूल गया है तो हम अगले वीडियो में उसको बता देंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही, तब तक आप इसका नोट तैयार करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के आएंगे।